हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसेस। तो आज हम अपने हेल्थ ज्योग्राफी के सीरीज में हम फर्दर ये नए टॉपिक है जो मॉडलिंग डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस। तो ये हमारे सिलेबस जो ज्योग्राफी का है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर वाले सीरीज में, तो उसमें ये नेक्स्ट टॉपिक है मॉडलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर डिजीजेस वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया हेल्थ केयर प्लानिंग एंड पॉलिसीज ऑफ इंडिया। तो इसी टॉपिक के फर्दर हम इस टॉपिक को देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें कवर अप करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो ये है मॉडलिंग डिजीजेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। तो केस स्टडी इन न्यूट्रिशन क्लाइमेट चेंज, तो थोड़ा केस स्टडी हम देख लेते हैं इसमें कि इसमें क्या क्या मतलब केस स्टडी है। तो पहला केस स्टडी है ब्राजील जीरो हंगर, Brazil Zero Hunger FOMO Zero program a global success. In the early 2000, Brazil faced severe economic inequality and widespread hunger. In 2003, President Luiz Inácio Lula da Silva launched the FOMO Zero. तो ये FOMO Zero इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हो। FOMO Zero ब्राजील में हुआ था और इसमें जो दो मेन पिलर्स हैं, ये FOMO Zero क्या है, ये जीरो हंगर प्रोग्राम है इसका, जीरो हंगर प्रो फोमो जीरो। ठीक है, ये ब्राजील का है, तो आप इसको नोट कर लेना ताकि अगर एग्जाम में पूछे कि फोमो जीरो या जीरो हंगर इस किस देश में हुआ था। ठीक है, तो इसमें दो पिलर्स हैं। बोल्सा फैमिलिया, अ मेजर कंडीशनल कैश ट्रांसफर इनिशिएटिव। Monthly financial support was provided directly to the families through bank accounts, conditioned on mandatory school attendance and up-to-date health checkups and immunization for their children. इसमें बोलसा फैमिलिया में क्या किया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से जो अफेक्टेड फैमिलीज थी उनके खाते में पैसे भेजे गए, कैश ट्रांसफर किया गया। दूसरा है linkage to local agriculture regulation mandated at least 30% of food grains for school midday meal and government kitchens be sourced directly from smallholders, local family farms. This supported the rural economy while securing reliable food availability and access. तो इन्होंने लोकल जो फैमिली फार्म्स है वहां से इन्होंने थोड़े से ग्रेन और मतलब अनाज लेकर मिड डे मील की जो प्रोग्राम है उस पे जोर दिया, और एटलीस्ट 30% जो फूड ग्रेन है वो ऐसे लोकल और स्मॉल होल्डर्स जो हैं उनसे लिए, ताकि ग्राउंड लेवल पे रूरल इकोनॉमी को हम थोड़ा बूस्ट कर सकें। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, केस स्टडी है ब्राजील का। और इसका रिजल्ट क्या रहा, विद इन अ डेकेड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर वर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, रिमूविंग ब्राजील फ्रॉम यूएन वर्ल्ड हंगर मैप एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द एफिकेसी ऑफ कंबाइनिंग पॉलिटिकल विल विद इंटीग्रेटेड सोशल पॉलिसीज। तो यहाँ पे ब्राजील को नो जीरो हंगर मैप वर्ल्ड हंगर मैप से इसने निकाला। ये दो प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल रहे इनके ब्राजील के। नेक्स्ट दूसरा है हमारा इंडिया का है ओडिशा मिलेट्स मिशन nutrition and climate resilience. The coastal state of Odisha is highly vulnerable to natural hazards such as severe tropical cyclone and drought, which historically drove high baseline malnutrition rates across its interior tribal belt. Example KBK region, Kalahandi and Balangir और कोरापुट, ये इनके regions से काफी ट्राइबल बेल्ट है ये। तो काफी ये आप देख सकते हो वल्नरेबल जो पार्ट्स। तो इसको इन्होंने कैसे चैलेंज और किया, the challenges and strategy. The post-green revolution shift towards intensive rice and wheat monocultures reduced the production of highly nutritious traditional coarse grain millets. In 2017, the state government launched the millet mission to reintroduce these climate resilient crop which are rich in iron, calcium and malnutrition while requiring minimal water. तो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अ, जो चैलेंजेस थे, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब फ्रीक्वेंट आते रहते हैं। तो वहाँ पे अब फसल जो है वो उतना प्रॉपर वे में आप वहाँ नहीं उगा सकते। तो वहाँ पे जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं, मिलेट्स हैं छोटे से, जो रागी है और भी जो मिलेट्स हैं वो यूज मतलब उसमें आयरन, कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो भरपूर मात्रा मिल जाती है। तो वहाँ से ये हंगर की प्रॉब्लम को थोड़ा कम किया गया। इम्प्लीमेंटेशन एम्पावर्ड आदिवासी वुमेन हेल्प सेल्फ हेल्प एसएचजीज का हेल्प प्ले करके एक
मिलेट मतलब मोटे अनाज जो होते हैं उनके प्रोडक्शन पे कल्टीवेशन पे जोर दिया गया एंड मिलेट्स वर सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड इनटू लोकल आंगनबाड़ी डाइटरी चार्ट एंड स्कूल मिड डे मील प्रोग्राम रागी लड्डूस दिस स्ट्रेटजी सपोर्टेड ट्राइबल एग्रीकल्चर इनकम व्हाइल रिड्यूसिंग लोकलाइज्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो छोटे जो आप देख सकते हो चाइल्ड केयर जो प्रोग्राम आंगनबाड़ी केंद्र में जो मिलेट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उससे जो छोटे बच्चों को डाइट प्लान कंप्लीट करने के लिए और उनके जो माल न्यूट्रिशन है उसको कर्ब करने के लिए स्मॉल लेवल पे मिलेट्स को प्रमोट किया गया एंड नीति आयोग ने इसको नेशनल स्केल पे प्रमोट करने के लिए भी कहा क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सक्सेसफुल रिजल्ट मिले हमें। एंड पार्ट 3 थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ मेडिकल ज्योग्राफी। तो मेडिकल ज्योग्राफी के बारे में भी आप देख सकते हो। मेडिकल ज्योग्राफी एग्जामाइंस द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ ह्यूमन डिजीजेस identifying how geographical boundaries, environmental features led to regional variations and socio-economic systems shape health profiles across scales. Abdel Umran's epidemiological transition model। Abdel Umran's ये इन्होंने कहा क्या कहा है उमरान ने कि एज ऑफ pestilence and famine characterized by low socio-economic development, poor sanitation and high vulnerability to infectious epidemics, plague, cholera, smallpox, life expectancy ranges from 20 to 30 years। तो ये क्या है कि जो लो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके पुअर सैनिटेशन है हाई वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शियस एपिडेमिक्स। तो ये कहते हैं कि कोई भी देश है तो वो प्रॉपर मतलब एक ट्रांजिशन फेज सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये फॉलो करता है। पहला जो है वो एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन का पहले से उन्होंने मतलब फेमाइन और रोग कोई भी बड़े लेवल पे कोई आपदा है और महामारी फैली हुई है तो महामारी से गुजरता है और उसके बाद एज ऑफ रिसीडिंग पैंडेमिक्स तो जब पैंडेमिक खत्म होता है महामारी खत्म होती है उसके बाद की जो सिचुएशन है मार्क्ड बाय स्ट्रक्चरल एडवांस इन पब्लिक सैनिटेशन क्लीन वाटर एक्सेस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बेसिक मेडिकल केयर epidemic spike decline causing mortality rates to drop and life expectancy to rise beyond 50 years। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एज ऑफ रिसीडिंग पैंडेमिक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है अब जब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ आफ्टर फेमाइन एंड एज ऑफ पेस्टिलेंस तो उसके बाद से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी क्योंकि जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो प्रॉपर होने लगी तो उसकी वजह से जो एपिडेमिक स्पाइक डिक्लाइन हुआ मोर्टेलिटी रेट भी हाई हो गया मोर्टेलिटी रेट भी ड्रॉप कर गया सॉरी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू राइज बियॉन्ड 50 इयर्स। तो 50 इयर्स तो ये स्टेजेस हैं एक किसी भी देश का जो मतलब वो फॉलो करता है। एज ऑफ डीजनरेटिव एंड मैन मेड डिजीजेस। अब जब ये चीजें हो गई तो उसके बाद जो लास्ट स्टेज है जब इंडस्ट्रियलाइज है अर्बनाइज सोसाइटीज हो गई उसके बाद जो वहाँ पे पैथोजेंस का फैलना क्योंकि जब लाइफ स्टाइल में चेंजेस होंगे तो वहाँ पे क्रॉनिक डिजीज एडवांस कैंसर्स और ये स्ट्रोक ये आप देख सकते हो कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलेंगी क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल भी अर्बन और जो चेंजेस हैं हमारा सीडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से वो हमें मतलब इधर की ओर फोर्स करेंगे कि हम क्रॉनिक डिजीज की ओर बढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न डबल बर्डन अब ये क्या है डेवलपिंग nations like India manages a complex mix of these patients simultaneously. Rural areas continue to face two infectious challenges while urban center experience explosion of phase 3 chronic condition। अभी आप देख सकते हो कि हमने ये पढ़ा एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन तो जो लो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले ग्रुप है वहाँ पे पुअर सैनिटेशन हाई वल्नरेबिलिटी इन्फेक्शन एपिडेमिक्स हैं पर इंडिया में क्या है जो रूरल एरिया है वो इस वजह से फैलता है जो अभी इस समय इंडिया में complex mix of these two phases. Rural areas continue to face phase 2 infectious challenges while urban center phase 3। अब ये देखो रूरल एरिया में क्या है कि
जैसे अब धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी जैसे डेवलपमेंट अब बढ़ रहा है, तो फेज टू जो इन्होंने बोला है, तो फेज टू के थ्रू ये हमारा जो कंडीशन है, ये रूरल एरिया फेस करता है, ये अर्बन एरिया फेस कर रहा है। ठीक है। एंड पार्ट थ्री, ग्लोबल एंड नेशनल स्पेशल पैटर्न्स ऑफ डिजीजेस, ग्लोबल वेक्टर बॉर्न पैथोलॉजीज। अब ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं क्या पैटर्न है डिजीज की। तो ग्लोबल वेक्टर बॉर्न पैथोलॉजीज में मलेरिया एयरबो वायरसेस concentrated primarily within tropical and subtropical latitudinal bands between 23.5 degree north and 23.5 degrees south, sub-Saharan Africa, Southeast Asia, Latin America. High relative humidity, warm temperatures, abundant seasonal rainfall create ideal ecological niches for Anopheles and Aedes vector breeding. Sub-Saharan Africa bears 90% of global malaria mortality burden. आप देख सकते हो जो हमने कल बताई थी कि जो ह्यूमिड क्लाइमेट वाले जो रीजन्स हैं, ह्यूमिड जो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में है, तो यहाँ पे वेक्टर बॉर्न जो डिजीज एनाफिलीज है, ये मलेरिया और डेंगू वगैरह जो है यहाँ पे इजीली फैलता है, क्योंकि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलता है इन्हें फैलने के लिए। फिर HIV AIDS special crisis, sub-Saharan Africa remains an epicenter of this pandemic, whereas transmission dynamics are influenced by socio-economic barriers, limited healthcare access and varying public awareness. HIV AIDS का भी फैलना क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। एंड ये HIV AIDS क्या है कि ये बिल्कुल अनहाइजेनिक सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से वहाँ पे जो फैलता है। तो हाईली अनहाइजेनिक कंडीशंस होती हैं यहाँ पे। एंड ये ये दो रीजंस हैं, सब सहारन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें आप देख सकते हो नाइजीरिया, सूडान है, इथोपिया, ये सारे जो रीजन्स हैं यहाँ पे ये बहुत कॉमन वे में फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस, global burden in concentration primarily concentrated within low and middle income countries, LMIC, with 8 nations including India, Indonesia, China, the Philippines, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, South Africa, accounting for the vast majority of cases. टीबी भी फैलता है यहाँ पे। आप इसमें जो टीबी फैलने के जो कंट्रीज हैं, जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है, LMIC, यहाँ पे भी होता है। अब हमारी कंट्री भी है इसमें, देखो अब इंडिया भी है, इंडोनेशिया है, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे भी टीबी के केसेस आते हैं क्योंकि वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वायरस डिजीज है। Indian endemic architecture. India carries the highest total tuberculosis volume globally. Transmission is closely tied to urban overcrowding, poorly ventilated slums, housing such as Dharavi in Mumbai, and occupational silica dust exposure, mining, stone crushing sectors, and undernutrition with lower baseline immune response. तो हमारे यहाँ जो इंडिया में इसके कारण क्या है, तो ओवर क्राउडिंग है बहुत, और पुअर वेंटिलेटेड स्लम एरियाज है। तो जो वेक्टर मतलब बॉर्न है, इसके जो टीबी के फैलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, ओवर क्राउडिंग और प्रॉपर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एज अ कैरियर बन जाते हैं, इसको ले जा इसके टीबी के जो पैथोजेंस है उनको। नेक्स्ट इज वाटर बॉर्न एंटेरी के हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। Distribution of enteric pathologies, cholera, typhoid, hepatitis is shaped by regional hydrology and seasonal variations. तो कॉलरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस, ये रीजनल हाइड्रोलॉजी एंड सीजनल वेरिएशंस। जो हाइड्रोलॉजी है, वाटर की वजह से जो वाटर बॉर्न डिजीज है वो कैसे फैलते हैं, तो एलुवियल रिवर प्लेन्स जैसे नॉर्थ इंडिया है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, वहाँ पे फेस रेगुलर मानसून फ्लडिंग दैट कैन कंप्रोमाइज ड्रिंकिंग वाटर चैनल एंड ड्राइव सीजनल आउटब्रेक्स ऑफ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यहाँ पे रेगुलर मानसून फ्लडिंग होती रहती, बाढ़ आता रहता है, तो उसकी वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो उसकी वजह से गैस्ट्रोएंटेरिटिस से संबंधित बीमारियां, साइक्लोन प्रोन कोस्टल जोन्स हैं, तो उसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल है,
तो साइक्लोन की वजह से सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू एक्यूट डायरियल क्लस्टर। अब सैनिटेशन की प्रॉब्लम, चारों तरफ पानी भरा तो प्रॉपर सैनिटेशन के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो वहाँ पे डायरिया वगैरह फैलने की संभावना। रीजन स्पेसिफिक एंडेमिक इन्फेक्शंस इन इंडिया। रीजन इन स्पेसिफिक, तो जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है स्ट्रांगली कॉन्सेंट्रेटेड विद इन द टेराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, गोरखपुर और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है ये फैलने की संभावना रहती है। फिर बिहार और ऊपर के जो तराई बेल्ट है यूपी का, यहाँ पे, तो यहाँ पे कारण क्या है? shallow stagnant water in paddy fields, warm humid environments and local pig farming which to support the amplification of transmission of the virus via Culex mosquito। तो जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होते हैं, इससे ये जेपलिस इंसेफेलाइटिस के पैथोजेंस ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसका कारण क्या है? जो पानी और जो धान के खेत होते हैं वो बहुत बड़े, मतलब एक स्टोरेज होता है इनके, और ट्रांसमिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। काला अजहर जो है विस्करल लिस्मेनियासिस restricted to specific alluvial patches across 4 states Bihar, Jharkhand, West Bengal and parts of eastern Uttar Pradesh। अंडरलाइंग सैंड फ्लाई वेक्टर की वजह से ये काला अजहर होता है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा कि क्यूलेक्स मच्छर से ये जैपनीज इंसेफेलाइटिस फैलता है, काला अजहर सैंड फ्लाई से होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे भी, है ना। तो आप देख सकते हो कि काला अजहर के हाई ह्यूमिडिटी रूरल एनवायरनमेंट की वजह से जो सैंड फ्लाई है, और वो इसके ट्रांसमिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और स्टेट कौन से प्रभावित हैं? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न यूपी। नेक्स्ट इज पार्ट फोर्थ है स्पेशल पैटर्न ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड सिटीज इन इंडिया। तो कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजीज, हाइपरटेंशन। National survey revealed that clear geographic trends in cardiovascular disease. The low north-south urban-rural divide, southern and highly urbanized states like Kerala, Tamil Nadu, Punjab show higher baseline prevalence rates of ischemic heart disease and severe hypertension. The distribution is driven by higher consumption of processed food, metabolic shift from sedentary routines, and urban stress. However, these trends are steadily expanding into rural communities and lifestyle shift। अब आप देख सकते हो जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, मतलब जो फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ स्टाइल है अर्बन एरियाज की, उसकी वजह से जो खान पान में दोष आया, जैसे लाइक प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट फूड है, और जो क्विक फूड्स है, फास्ट फूड है, ये सब पे शिफ्ट करना एक बड़े लेवल पे ये कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है इनको फैलाने में बहुत बड़ा रोल है इनका। कैंसर ज्योग्राफी आप देख सकते हो। अब कैंसर के कहाँ कहाँ पे क्या है, अब देखो, मैलिग्नेंसी टाइपोलॉजी, प्राइमरी ज्योग्राफी कॉन्सेंट्रेशंस, कोर ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट बिहेवियरल, जियो इन्वायरमेंटल बिहेवियरल ड्राइवर्स। माउथ एंड थ्रोट कैंसर कहाँ कहाँ पे ज्यादा फैला है? तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में। हाई कल्चरल प्रेवलेंस ऑफ च्यूइंग स्मोक, क्लेस, टोबैको, खैनी, गुटखा एंड अरिका नट फॉर्मुलेशंस। तो माउथ कैंसर जो है यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, गुजरात में होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग गुटखा, खैनी, पान मसाला ये सब चबाते हैं। उसकी वजह से माउथ एंड थ्रोट कैंसर सबसे ज्यादा होता है। लंग कैंसर दिल्ली एनसीआर इंडस्ट्रियल क्लस्टर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में होता है। क्यों? क्योंकि हाई पीएम 2.5 कॉन्सेंट्रेशन है, इंडस्ट्रियल एमिशन एंड स्मोकिंग। तो यहाँ पे लोग बीड़ी सिगरेट वगैरह ज्यादा पीते हैं, हुक्का ज्यादा पीते हैं, उसकी वजह से। इस स्टमक कैंसर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मिजोरम, नागालैंड, मेघालय में। डाइटरी प्रेफरेंस फॉर स्मोक्ड मीट्स, फर्मेंटेड फूड एंड हाई साल्ट प्रिजर्वेशन मेथड्स। अब स्टमक कैंसर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्मोक्ड मीट्स, मतलब धुएं से मीट पकाना, फर्मेंटेड फूड्स है। फर्मेंटेड फूड्स इन द सेंस कि वो, मतलब जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो फूड बनाए जाते हैं, लाइक सिरका वगैरह फर्मेंटेशन से ही बनता है, तो उसी तरीके से फर्मेंट करके जो फूड बनता है उसकी वजह से स्टमक कैंसर फैलता है वहाँ। इसोफागल एस्फेगियल कैंसर कश्मीर वैली में। रेगुलर कंजम्पशन ऑफ ट्रेडिशनल साल्टेड बॉइलिंग हॉट बेवरेजेस। तो जो गले मतलब पेट और गले संबंधित जो कैंसर है वहाँ पे कहाँ पे होता है? ये कश्मीर और असम में है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल सॉल्टेड बॉइलिंग हॉट बेवरेजेस, मतलब चाय वगैरह पीने से, नून चाय का, वाइन, काफी, ये सब पीने से वहाँ पे कैंसर फैलता है।
फिर द नेक्स्ट इज मैलिग्नेंसी टाइपोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट और यूट्रीन कैंसर कहाँ पे हैं? तो मेजर मेट्रोपॉलिटन अर्बन सेंटर दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट और यूट्रीन कैंसर है, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक ट्रांजिशन है, डिलेड चाइल्ड बियरिंग, लोअर ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स एंड वेस्टर्नाइज्ड डाइटरी शिफ्ट। चाइल्ड बियरिंग लेट और डिले कंसीव कर रहे हैं, तो 35 प्लस एज में आप शादी कर रहे हो तो उसके बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम, चाइल्ड बियरिंग प्रॉब्लम। एंड लोअर ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेंगे तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं। और जो वेस्टर्नाइज डाइटरी शिफ्ट है, क्योंकि हमारे देश की जो क्लाइमेट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाइट्स रखे गए, पर अ, हम क्या कर रहे हैं कि हम वेस्टर्नाइज डाइटरी शिफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं। एंड जो डाइट प्लान हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंड्यूसिव नहीं है, बट फिर भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी वजह से यूट्रीन कैंसर फैल रहा है। पार्ट फिफ्थ, एडवांस सर्विलांस मैनेजमेंट एंड पॉलिसी टूल्स। अब देख सकते हो कि कैसे मैपिंग करते हैं डिजीज, मैपिंग कैसे होती है, कौन कौन से एरिया में क्या था, कोई फैलता है डिजीज तो उसको मैपिंग करके दिखाया जाता है कि कहाँ पे मतलब ये पर्टिकुलर कोई पैंडेमिक या कोई एपिडेमिक फैला हुआ है, तो उसके लिए ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन जीआईएस सिस्टम का यूज करते हैं। ये GIS platform enable public health officials to map disease cases and identify special clusters, tracking localized dengue vector against waterlogging zones to guide targeted mosquito control। तो अब जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, डेंगू वगैरह है, तो वाटर लॉगिंग जोन से अगर कहीं पे तो उसको खत्म करने के लिए, और मॉस्किटो के मतलब प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस मेथड्स का यूज करते हैं। फिर predictive ecological modeling analyze satellite meteorological data, temperature shift, precipitation patterns, allow the health department to forecast vector-borne surges such as predicting Japanese encephalitis trend ahead of the monsoon to optimize vaccine distribution। तो सैटेलाइट के थ्रू जो टेम्परेचर शिफ्ट, प्रेसिपिटेशन के पैटर्न वगैरह चेक करके और हेल्थ डिपार्टमेंट को सूचित करना, फिर वहाँ से वेक्टर बॉर्न कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, फिर वहाँ पे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाना, ये सारी चीज़ें इस मेथड के थ्रू। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम IDSP, a national decentralized network linking districts health nodes via digital platform to provide real-time tracking of infectious outbreaks and early warning alerts। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम वगैरह ये नेशनल लेवल पे। फिर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क लिंकिंग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ नोड्स वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ इन्फेक्शंस। तो रियल टाइम मतलब ट्रैकिंग करना, रियल टाइम डेटा लेना कि कहाँ कहाँ पे लोकल लेवल पे कोई भी डिजीज फैल रहा है, तो वो IDSP मेथड के थ्रू। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन IBDM है, नेशनल डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके फिर डिजिटल हेल्थ आईडी देना टू सिक्योर लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड एंड मैप लार्ज स्केल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड एक्यूरेटली, ताकि हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड जो भी है किसी भी डिजीज का वो उसको ट्रैक कर सकें लॉन्गर, मतलब लॉन्ग, अगर किसी भी स्टडी को भी हमें देखना है तो हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के थ्रू इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके और देख सकते हैं। पार्ट सिक्स है स्ट्रेटजी पॉलिसी इंटरवेंशन इंडिया। तो इंडिया ने क्या क्या अभी चला रखा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, ये मिशन इन्होंने चलाई है टू टारगेट द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल डिजीज बाय 2047। सिकल सेल एनीमिया का पता होगा कि जो आरबीसीज है वो क्रिसेंट फॉर्म में हो जाती हैं, ऐसे पिचक के, मतलब लाइक ऐसे क्रिसेंट फॉर्म में हो जाती हैं, क्रिसेंट फॉर्म में, वो सिकल सेल एनीमिया होता है। Focusing on widespread premarital screening, genetic counseling, and targeted care within highly affected tribal communities। ट्राइबल कम्युनिटी सिकल सेल एनीमिया डिजीज 2047 तक इसको एलिमिनेट करने का इंडिया का प्लान है। तो ये याद रखना है कि ये 2047 तक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया को कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए किस कौन से ईयर में रखा गया, तो ईयर वो पूछ सकते हैं। कायाकल्प एंड स्वच्छ भारत इनिशिएटिव, नेशनल प्रोग्राम enforcing strict hygiene, waste management and sanitation protocols across public health facilities to reduce healthcare associated infections। कायाकल्प प्रोग्राम स्वच्छ भारत इनिशिएटिव, ये स्ट्रिक्ट हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन को प्रोटोकॉल्स को ठीक करने के लिए पूरे मतलब इंडिया में इस नेशनल लेवल पे इस प्रोग्राम को चलाया गया टू रिड्यूस हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। मिशन इंद्रधनुष,
वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, इम्यूनाइजेशन ए कैंपेन डिजाइन टू एक्सपेंड फुल वैक्सीनेशन कवरेज एटलीस्ट 90% ऑफ इन्फेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन, क्लोजिंग रीजनल गैप्स इन द रूटीन इम्यूनाइजेशन नेटवर्क। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष जो है पूरे जो चाइल्ड है, बच्चा, उसको इम्यून वैक्सीन और उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन है उनको, ताकि प्री मैरिटल प्री प्री प्रेगनेंसी से पहले जो कोई भी चाइल्ड है उसको कोई ऐसी डिजीज ना हो। तो पार्ट 6 एग्जामिनेटिव इवेल्युएटिव क्वेश्चंस, कुछ हम एमसीक्यूज यहाँ पे देखते हैं जो हमारे एग्जाम के स्टैंडर्ड को मतलब फुलफिल करे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, व्हाट डज हेल्थ ज्योग्राफी प्राइमरीली स्टडी। तो पहला क्या है कि हेल्थ ज्योग्राफी क्या स्टडी करता है, तो इट स्पेश ओनली द नंबर ऑफ हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स नहीं, spatial and environmental context of health disease and healthcare, only the atomical structure of human body, only the chemical supposed of drugs। नहीं, हमारा ये ऑप्शन सही होगा, spatial and environmental context of health disease and healthcare। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेडिकल ज्योग्राफी एंड हेल्थ ज्योग्राफी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आ सकते हैं। तो मेडिकल ज्योग्राफी फोकस ओनली ऑन डिजीज व्हाइल हेल्थ ज्योग्राफी emphasizes सोशल एंड स्पेशल मेथड मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। हाँ, तो ये सही है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू फील्ड्स। नहीं, हेल्थ ज्योग्राफी इज रिलेटेड ओनली, नहीं, मेडिकल ज्योग्राफी इज नॉट अ मॉडर्न साइंस, ये भी गलत है, मेडिकल साइंस ये बिल्कुल मॉडर्न साइंस है। Which of the following approaches illustrate the importance of place in health geography? Space is only a geometric point. The social, cultural, and environmental environment of the place shapes the health of individual। तो ये ऑप्शन सही होगा, लोकेशन हैज नथिंग टू डू विद डिजीज। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, लोकेशन की जरूरत होती है डिजीज को। अगर किसी भी, अब ये जीआईएस वगैरह क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें प्रॉपर लोकेशन मिले किसी भी डिजीज की, कहाँ तक ये वो फैला हुआ है। स्पेस इज लिमिटेड ओनली टू एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, बिल्कुल नहीं। What is the impact of economic factors such as poverty on health? It only affects mental health, बिल्कुल नहीं। It leads to malnutrition, poor housing, and lack of access to health services, only causes communicable, नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, it has a positive effect on health। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी पॉजिटिव हो सकता है poverty। What type of geographical factors that cause harm to health are polluted water and air? तो what type of geographical factors that cause harm to health are polluted water and air। तो environmental factor हमारे होते हैं जो वाटर और एयर की वजह से जो हेल्थ को दिक्कत होती है। The disease caused leishmaniasis काला अजर is mainly related to which type of geographical environment? Extremely cold and icy, hot and humid, रूरल सेमी अर्बन एरिया, डेजर्ट एरिड रीजन। अब आप देखो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें कहाँ मिलेगा, हॉट एंड ह्यूमिड रूरल एरिया में, है ना। डेजर्ट में होगा नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है, एक्सट्रीमली कोल्ड और एक्सट्रीमली ड्राई में होगा ही नहीं, हाई माउंटेन पिक्स पे भी नहीं होगा। मीनामाता डिजीज वाज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ विच एलिमेंट इन द वाटर। ये मरकरी से होता है मीनामाता डिजीज। ठीक है, कैडमियम से इताई, इताई आर्सेनिक है। What should be the primary stage of health management during natural disaster? परमानेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हॉस्पिटल, बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल तो बनाना चाहिए, परमानेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हॉस्पिटल अब नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम कैसे हो सकता है। मोबाइल होना चाहिए कि हम कहीं भी मूव कर सकें जहां भी हमें जरूरत हो। इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस, सप्लाई ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉम्प्ट वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव मेजर्स। हाँ, बिल्कुल ये सही है। ड्राफ्टिंग ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ पॉलिसीज, बिल्कुल। लॉन्ग टर्म हेल्थ पॉलिसीज, अभी फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर आया तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंट कोई अ, ऐसा बनाना होगा पॉलिसी जो तुरंत हमें काम करे। इंक्रीज इन सीट्स फॉर मेडिकल, अरे नहीं है सब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइएज सिस्टम इन डिजास्टर मैनेजमेंट? ट्राइएज सिस्टम क्या है? असेसिंग ओनली इकोनॉमिक लॉसेस आफ्टर अ डिजास्टर, प्रायोरिटाइजिंग ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ द इंजरी टू द पेशेंट। तो प्रायोरिटाइजिंग ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ इंजरी टू द पेशेंट। ठीक है, ट्रायस का मतलब ये होता है कि पहले जो सीवियर इंजरी का जो इंजरी हुई है पेशेंट को, उसको उसके ट्रीटमेंट को प्रायोरिटाइज करें। ठीक है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ आर्सेनिक इन ग्राउंड वाटर।
ब्लैक फूड डिसीज जो होता है जो ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ब्लैक फूड डिजीज, ब्लैक फूड। व्हाट आर द थ्री मेजर पिलर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। और अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन यूटिलाइजेशन, ये हमने पढ़ा था अभी। व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एंड न्यूट्रिशनल मीनिंग ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग इन ज्योग्राफी? चाइल्ड स्टंटिंग मतलब हाइट कम होना, वेस्टिंग मतलब वेट कम होना। In which region of world is the spatial distribution of malaria mainly concentrated? In tropical and subtropical regions, जैसे सब सहारन रीजन है, अफ्रीकन रीजन है, इंडिया के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशिया है, लैटिन अमेरिका है, यहाँ पे मलेरिया का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। Cause of humid tropical and subtropical region. Which geographical areas are the most prevalent case of Japanese encephalitis or encephalitis in India? तो तराई रीजन, तराई एंड वाटरलॉग्ड पैडी कल्टीवेटेड एरिया सच एज ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। ठीक है, नेक्स्ट इज विच डिजीज हैज अ हायर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू लीचिंग इरोजन ऑफ आयोडीन फ्रॉम सॉइल इन द हिली एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया? तो ग्वाइटर होता है, ये घेंघा रोग, आयरन की कमी, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ग्वाइटर बोलते हैं इसको। According to the epidemiological transition model, how does this pattern of disease change as a country develop? तो एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन मॉडल जो है वो कैसे क्या दिखाता है? तो कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज आर लेस कॉमन एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्रीज। क्योंकि जब कभी मतलब कंट्री डेवलप करती है तो वहाँ का जो लाइफ स्टाइल पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। तो चेंज होने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, कैंसरस डिजीज है, ये सब फैलती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज मोस्टली लो इनकम ग्रुप वाले कंट्रीज है वहाँ फैलती है ड्यू टू पुअर सैनिटेशन, अनहाइजेनिक और इन्वायरमेंट है, इसकी वजह से। बड़े कंट्रीज जो डेवलप्ड है वहाँ पे आपको मोस्टली क्रॉनिक डिजीज मिलेंगी जो लॉन्गर टाइम पे जाते, जैसे कार्डियोवैस्कुलर हो गया, ये कैंसर हो गया, ये सब। इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द प्रॉब्लम ऑफ फ्लूरोसिस फाउंड मोर locally due to nature of groundwater? केरला, गोवा नहीं, ड्राई सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, फ्लूरोसिस। ठीक है, फ्लूरोसिस जो है वो राजस्थान में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में मिलता है, जहाँ पे लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा, जो कि ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की वजह से ये फ्लूरोसिस डिजीज फैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फ्री कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस अप टू हाउ मेनी रुपीज पर फैमिली पर ईयर? देखो कितना, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पर 5 रुपीज, 5 रुपीज लाख मतलब 5 लाख तक का जो फैमिली हेल्थ केयर इंश्योरेंस है वो 5 लाख तक का है आयुष्मान भारत योजना के तहत। व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत योजना? तो वो क्या है? हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स एंड पीएमजे जन आरोग्य योजना, जन औषधि योजना। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन डबल बर्डन malnutrition? डबल बर्डन malnutrition क्या है? को एक्सिस्टेंस ऑफ बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी ओवर न्यूट्रिशन इन द सेम सोसाइटी और पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी का, हेल्थ ज्योग्राफी का, ये खत्म होता है। तो हमने सारे टॉपिक्स इस हेल्थ ज्योग्राफी के कंप्लीट कर चुके हैं अपनी सारी वीडियोस के थ्रू। तो आप इन सारी वीडियोस को अच्छे से देखें और अगर कुछ आपका फीडबैक हो तो आप हमें बता सकते हो, ताकि हम और कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको कवर अप कर सके। हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, इसके बाद से ज्योग्राफी के बाद हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम सोच रहे हैं कि हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे।